क्या नेल स्पर्म काउंट हमारा रिवर्स हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहता हूँ जो फैक्ट्स हैं, जहाँ पर 0 to 30 है, 0 to 15 है, 0 to 5 है, 0 to 6 है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। पहले आप उसको विजिट करो, उसको देखो, उसको जानो कि एक्चुअली में ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो इन सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं एज एन पेशेंट जो हैं, वो एक नॉर्मली सी एक धारणा बना लेते हैं कि एजोस्पर्मिया कभी हील ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं, आपके सामने चल रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कीजिए। सो गाइस, शायद आपने चेक किया होगा, जाना होगा, समझा होगा। बेसिकली एजोस्पर्मिया रिवर्सिबल है। इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एजोस्पर्मिया किस के लिए और किस वजह से बैठे हैं, पहले उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मेरे पास टेस्टीज ही नहीं होंगे तो मैं स्पर्म कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा, पहला रीज़न। तो यहाँ पर तो रिवर्सिबल का कोई वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस कभी भी रिवर्स नहीं होते। सेकेंड, जहाँ पर मान के चलो कि अगर मेरी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे ढंग से नहीं काम कर रही है और बहुत सारे टाइम लग गया, और स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर आप FNAC करवाते हो या कोई ऐसी चीज़ें कराते हो, वहाँ पर ना जर्म सेल है, ना सर्टोली सेल है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी केसेस में रिवर्सिबल होना चांस ही नहीं है। तो एक ये केस हो गया। थर्ड, जहाँ पर एजोस्पर्मिया में हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जहाँ पर हमें लग रहा है कि हार्मोन्स अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, कॉज बाय एनी रीजंस, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, तो अगर वहाँ पर अगर जो दिक्कत आ रही है वो हार्मोन से आ रही है, वहाँ पर हम रिवर्स कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो सेकेंडरी या प्राइमरी की कैटेगरी में चला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी समझा देता हूँ। प्राइमरी मतलब कि हम बचपन से ही नपुंसक रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ आपके सामने कि अगर मैं बचपन से ही मेरे पास स्पर्म नहीं होंगे तो मैं कभी बच्चा नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे बचपन के वो होने के बाद टीनेज में आया, टीनेज में मेरे स्पर्म काउंट बनने चालू हुए और मेरे कुछ टाइम तक बनते रहे। बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी लाइफस्टाइल या किसी भी दिक्कत की वजह से मैंने अपने हार्मोन्स को थोड़ा बहुत दिक्कत दी, जिसकी वजह से मेरे स्पर्म बनने बंद हो गए। ये होता है सेकेंडरी एजोस्पर्मिया। तो सेकेंडरी एजोस्पर्मिया को रिवर्स करना इज इजी टास्क, वहाँ पर हो भी जाता है और बहुत सारे एलोपैथी क्या, आयुर्वेद क्या, हर जगह इस पर काम कर जाती है। तो इसमें पैनिक और परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है बट हो जाता है। अब एक और केस आता है जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन का केस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में हो सकता है, जहाँ पर कभी कभार हमारे पास कपल्स भी आते हैं। कपल्स हमें यही इन्फॉर्म करते हैं पहला मेरा बच्चा है, बट सेकेंड के टाइम जब हमने टेस्ट करवाया या रिपोर्ट्स करवाई तब मेरे पास नेल स्पर्म काउंट आ रहा है। तो पहले तो एक वो लोग जो होते हैं वो डाउट करते हैं कि पहला वाला भी मेरा है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ वो डाउट निकाल दो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप पहले सही थे, स्टेबल चल रही थी, बट कॉज ऑफ कोई ऐसा ट्रॉमाटाइज हुआ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ लगी, या फिर आपका लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन, आप रात को ड्यूटी कर रहे हो, दिन में आप काम सो रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपकी लहर को बिगाड़ रही है, तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी सेकेंडरी एजोस्पर्मिया हो जाता है। तो उससे भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी हम ठीक कर पाते हैं। अब लास्ट कंडीशन एक और होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी बॉडी आपकी है ही नहीं, जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसे मैं बोलूँ कि जहाँ पर आपके जीन्स जो है वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे स्पर्म बनाने के लिए, बट वहाँ पर भी कुछ हद तक हम ये कोशिश करते हैं कि स्पर्म बन जाए। क्योंकि ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट आए थे, जहाँ पर उनके नील आ रहे थे, बट ओवर द टाइम ट्रीटमेंट लिया तो उनके 0.1 0.2 के आसपास स्पर्म काउंट आने। माना कि वो काम के बिल्कुल नहीं है, 0.5 तक कोई काम के नहीं है, बट यहाँ पर ये होता है कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगा तो उनके प्रोडक्शन जो थी उन्होंने थोड़ा काम करके दे दिया, बट वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मिनिमल होते हैं और वो ना के बराबर ही काम कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो वहाँ पर हम भी यही कहते हैं कि रिवर्स होना इट्स अ टास्क, क्योंकि वहाँ पर बॉडी ही नहीं सपोर्ट कर रही है हमें कि वहाँ पर हम उस चीज़ को बना पाएँ या निकाल पाएँ। सो बेसिकली अगर एजोस्पर्मिया होल एंड सोल देखा जाए तो आप रिकवर कर सकते हो। आपकी बस पोजिशनिंग लाइन देखनी होती है कि कहाँ पर आप लाई कर रहे हो, कहाँ पर आप प्रॉब्लमेटिक हो रहे हो, कहाँ पर कोई इशू हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स दिखाई हैं, उसके बाद मैंने इस बारे में बात करी है कि आपको कैसी भी ट्रबल है एजोस्पर्मिया की किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक बार ही क्वेश्चन पूछना बनता है। क्वेश्चन पूछोगे, क्या पता आपको कोई आंसर मिले, क्या पता आप उसके ऊपर काम कर सको, क्या पता आप उससे रिकवर कर सको। और सबसे पहली चीज़ समझना, बीमारी जितनी एक डॉक्टर को पता है उतनी एक पेशेंट को भी पता होनी चाहिए। पेशेंट अपने बारे में सब कुछ
फुल ऑन जानना चाहिए, और जितना वो जानेगा अपनी बीमारी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, उतना उसके ऊपर काम भी कर पाएगा। मतलब कि मान लो अगर मेरी उंगली कटी है और मेरी उंगली कटने के बाद मेरा ब्लीड हो रहा है, मेरे को रीज़न पता होना चाहिए किस वजह से कटी है और कैसे कटी है, और अगर ये कटी है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें नहीं छूनी है और क्या कौन कौन सी चीज़ों को मैं टच कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो मेरी उंगली कभी हील ही नहीं हो पाएगी और ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये एक आपको साधारण सा एक सॉल्यूशन दिया है, ये आपको बताने की कोशिश की है, बट अगर आपको कभी कुछ ऐसा लग रहा है तो अपने शरीर के बारे में ज़रूर जानो, जिसकी वजह से रिकवरी आप अपनी फास्ट कर पाओ। इसी के साथ अगर आपको एज़ोस्पर्मिया का थोड़ा सा समझ आया हो या थोड़ी सी एक्नॉलेज हुई हो या आपके पास रिपोर्ट्स हो, तो आपने कुछ मेजरमेंट देखी हो, तो प्लीज़ हो सके तो आप रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो साथ पर साथ। और इसी के साथ अगर कुछ भी जानना चाहते हो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिससे आपकी भी हेल्प हो और आपकी शरीर को आपको समझने में भी हेल्प हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो स्टे ट्यून दिस चैनल।